नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक अहम कानूनी दस्तावेज आपराधिक कृत्य और उनके दंड, इसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हमारा मकसद है धारा 106 से 110 तक को समझना। ये धाराएं, आप जानते हैं, लापरवाही से मौत, आत्महत्या के लिए उकसाना और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों से जुड़ी हैं। तो हम इनकी बारीकियों को, सजाओं को और इनके पीछे क्या मतलब है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम धारा 106 जो लापरवाही या उतावलेपन से हुई मौत पर है उसको देखेंगे। फिर धारा 107 और 108 ये आत्महत्या के लिए उकसाने पर हैं। और इसके बाद धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, और आखिर में धारा 110 जो गैर इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़ी है, उन पर बात करेंगे। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि ये जो जटिल कानूनी बातें हैं वो सुनने वालों के लिए थोड़ी आसान हो जाएं, ताकि अपराध कितना गंभीर है और उसके लिए क्या सजा है, इसकी एक साफ तस्वीर बन सके। तो शुरू करते हैं धारा 106 से। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं दुखद, जहां जान तो जाती है पर वो सीधे सीधे हत्या नहीं होती, किसी की लापरवाही का नतीजा होती है। धारा 106(1) इसी बारे में है ना? सही कहा आपने। धारा 106(1) ऐसी स्थिति की बात करती है जहां कोई व्यक्ति अपने किसी उतावले या लापरवाही भरे काम से किसी की मौत का कारण बनता है, पर वो काम ऐसा है जो आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आता। मतलब मौत तो हुई, पर हालात या इरादा ऐसा नहीं था जिसे कानून हत्या माने। तो जाहिर है सजा भी हत्या जितनी नहीं होगी। क्या सजा है ऐसे मामलों में? हाँ, ऐसे मामलों में कानून 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। ये दिखाता है कि कानून लापरवाही को भी गंभीरता से लेता है, भले ही इरादा मारने का ना हो। अच्छा, इसमें मैंने सुना था डॉक्टरों के लिए कुछ अलग नियम भी है शायद, क्या ये सही है? हाँ, ये एक अहम बात है। धारा 106(1) में ही एक खास प्रावधान है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। अगर ऐसी लापरवाही किसी मेडिकल प्रक्रिया के दौरान होती है तो सजा कम है, वो 2 साल तक की कैद और जुर्माना है। और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन हुए? मतलब इसकी परिभाषा क्या है? कानून के हिसाब से ये वो डॉक्टर हैं जिनके पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता है और उनका नाम नेशनल या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है। ये प्रावधान शायद इसलिए है क्योंकि चिकित्सा पेशे में जोखिम होते हैं। समझ गई। ठीक है, अब धारा 106 के दूसरे हिस्से पर आते हैं, 1062। ये हिट एंड रन वाले मामले, ये तो अक्सर खबरों में रहते हैं और यहाँ कानून काफी सख्त लगता है। क्या है इसमें खास? बिल्कुल, यहाँ मामला वाकई गंभीर हो जाता है। धारा 106(2) कहती है कि अगर कोई लापरवाही और उतावलेपन से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और ये मौत कल्पेबल होमिसाइड नहीं है और वो व्यक्ति घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताए बिना भाग जाता है, तो सजा बहुत बढ़ जाती है। कितनी? 10 साल तक की कैद और जुर्माना। 10 साल? ये तो सामान्य लापरवाही वाले 106(1) से 2 गुना है। 5 साल से सीधे 10 साल। तो क्या कानून यहाँ भाग जाने को ज्यादा बड़ा अपराध मान रहा है, लापरवाही से भी ज्यादा? आप सही समझ रही हैं। कानून यहाँ एक तरह से 2 बातों को देख रहा है। एक तो लापरवाही से हुई दुर्घटना और दूसरा घटना के बाद भाग जाना और सूचित ना करना, अपनी कानूनी और शायद नैतिक जिम्मेदारी से बचना। सजा का ये फर्क साफ बताता है कि कानून भाग जाने वाले कृत्यों को बहुत गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं रह जाती, ये जानबूझकर कानून से बचना और शायद पीड़ित की मदद न करने का रवैया बन जाता है। दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कृत्य नहीं, उसके बाद का व्यवहार भी सजा तय कर रहा है। चलिए, अब लापरवाही से हटकर एक और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, आत्महत्या के लिए उकसाना। धारा 108 सामान्य स्थिति की बात करती है, जहां कोई किसी दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाता है। हाँ, धारा 108 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। ये अपने आप में गंभीर अपराध है। लेकिन एक और धारा है, धारा 107। वो इसी अपराध को कुछ खास हालतों में देखती है और वहां सजा कहीं ज्यादा कठोर है। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? धारा 107 उन मामलों के लिए है जहां आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, मतलब पीड़ित, वो विशेष रूप से कमजोर या असहाय स्थिति में है, जैसे कोई बच्चा यानी 18 साल से कम उम्र का,
या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, या कोई भ्रम की स्थिति में हो, डिलीरियस हो, या फिर कोई नशे में इतना धुत हो कि वो समझ ही ना पाए कि वो क्या कर रहा है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तब सजा क्या है? ऐसी स्थिति में सजा बहुत गंभीर हो सकती है। उकसाने वाले को मृत्युदंड, ये मृत्युदंड? हाँ, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मृत्युदंड तक। ये दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए कि पीड़ित कमजोर था, या उकसाने वाले के इरादे को ज्यादा शातिर माना जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून यहाँ साफ इशारा कर रहा है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत उसकी प्राथमिकता है। किसी ऐसे लाचार व्यक्ति का फायदा उठाकर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये सामान्य उकसावे से कहीं ज्यादा घिनौना और नैतिक रूप से गलत माना जाता है। पीड़ित अपनी हालत की वजह से शायद विरोध नहीं कर पाता, सही फैसला नहीं ले पाता। कानून इस असहायता को ध्यान में रखकर इतनी कठोर सजा का प्रावधान करता है। ये जानना वाकई जरूरी है कि कानून कमजोरों के सुरक्षा को कितना महत्व देता है। अब आते हैं इरादे और कोशिश पर। मान लीजिए कोई किसी की हत्या करने की पूरी कोशिश करता है, इरादा पक्का है, पर निशाना चूक गया या पीड़ित बच गया। यहाँ धारा 109 आती है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? धारा 109(1) का मूल सिद्धांत यह है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करे इस इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कि अगर उस काम से मौत हो जाती तो वो हत्या का दोषी होता। मतलब इरादा और तैयारी हत्या की थी, बस नतीजा मौत नहीं हुआ। इसमें काम का होना जरूरी है, सिर्फ इरादा रखना काफी नहीं। और इस हत्या के प्रयास की सजा क्या तय की गई है? ऐसे प्रयास के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर उस कोशिश के दौरान पीड़ित को कोई चोट मतलब हर्ट पहुंचती है तो सजा और भी गंभीर हो सकती है। तब अपराधी को आजीवन कारावास या फिर वही 10 साल तक की कैद और जुर्माना मिल सकता है। चोट लगना अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है। मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रही है कि कानून तैयारी यानी प्रेपरेशन और असल कोशिश यानी अटेम्प्ट के बीच लाइन कहाँ खींचता है। धारा 109 के उदाहरण शायद इसमें मदद करेंगे। कुछ दिए गए हैं दस्तावेज में। हाँ, वो उदाहरण बहुत काम के हैं। जैसे पहला है, AZ को मारने के इरादे से उस पर गोली चलाता है। अब गोली लगे या न लगे, A ने हत्या के प्रयास का अपराध कर दिया है, क्योंकि अगर गोली लगने से Z मर जाता तो A हत्या का दोषी होता। दूसरा, A एक छोटे बच्चे को मारने के इरादे से सुनसान जगह पर छोड़ देता है। बच्चा बच गया, फिर भी A ने हत्या का प्रयास किया है। और वो बंदूक और जहर वाले उदाहरण, वो तैयारी और प्रयास के फर्क को काफी अच्छे से समझाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण कहता है A Z को मारने के लिए बंदूक खरीदता है और लोड करता है। यहां तक कि सिर्फ तैयारी है, अपराध नहीं। लेकिन जैसे ही A Z पर निशाना साध कर गोली चलाता है, उसने प्रयास की सीमा पार कर ली, वो अपराधी बन गया। इसी तरह D में A Z को जहर देने के लिए जहर खरीदता है और खाने में मिलाता है। जब तक खाना A के पास है, ये तैयारी है। लेकिन जैसे ही वो खाना Z की मेज पर रखता है या नौकर को देता है Z को देने के लिए, उसने हत्या के प्रयास का अपराध कर दिया है। तो मतलब मुख्य बात यह है कि क्या अपराधी ने अपराध को पूरा करने की दिशा में वो आखिरी निर्णायक कदम उठा लिया है? सही समझा आपने। कानून देखता है कि क्या काम तैयारी के स्टेज से आगे बढ़कर अपराध को पूरा करने की तरफ एक सीधा कदम बन गया है। इन उदाहरणों से ये फर्क साफ होता है। धारा 109 में एक और बहुत गंभीर स्थिति का जिक्र है। 109(2) ये तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वो हत्या का प्रयास करता है और उसमें किसी को चोट पहुंचाता है। हाँ, ये एक असाधारण और गंभीर स्थिति है। कानून कहता है कि अगर आजीवन कारावास काट रहा कोई कैदी हत्या का प्रयास करे और उस प्रयास में किसी को चोट लगे तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है या फिर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, जिसका मतलब है कि उसकी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, पैरोल या छूट की संभावना के बिना। ये प्रावधान शायद जेलों के अंदर अनुशासन बनाए रखने और हिंसा रोकने के लिए बहुत जरूरी समझा गया होगा। संभवतः यही मकसद है। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने कड़े कदम उठा सकता है, खासकर उनके लिए जो पहले ही गंभीर अपराध कर चुके हैं। अब हत्या के प्रयास से मिलती जुलती लेकिन थोड़ी अलग स्थिति पर आते हैं। धारा 110 ये गैर इरादतन हत्या के प्रयास की बात करती है। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। धारा 110 पर जाने से पहले क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि हत्या और गैर इरादतन हत्या में वो कौन सा मुख्य फर्क है जिसका असर इनके प्रयास की सजा पर भी पड़ता है? जरूर। मुख्य फर्क इरादे और ज्ञान की प्रकृति और उसकी इंटेंसिटी का है।
साथ ही कुछ खास परिस्थितियों का भी। हत्या यानी मर्डर में आमतौर पर मौत करने का साफ इरादा होता है या ऐसा खतरनाक काम करने का ज्ञान होता है जिससे मौत होना लगभग तय है। जबकि गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी मौत करने का इरादा या ज्ञान हो सकता है, पर वो हत्या की परिभाषा वाली गंभीरता तक नहीं पहुंचता, या फिर कानून में दिए गए कुछ अपवाद लागू होते हैं, जैसे गंभीर और अचानक उकसावे में आकर कोई काम करना या प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उल्लंघन करते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करना। अच्छा, तो ये फर्क अब धारा 110 पर लागू होता है। तो धारा 110 क्या कहती है? धारा 110 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है इस इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कि अगर उस काम से मौत हो जाती तो वो गैर इरादतन हत्या, जो हत्या नहीं है, का दोषी होता। यानी हालात ऐसे थे कि अगर मौत हो जाती तो उसे पूरी तरह हत्या नहीं माना जाता। इसका कोई उदाहरण है? कानून में ही एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए ए जेड द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक उकसावे में आकर जेड पर पिस्तौल चलाता है। यहां हालात ऐसे हैं कि अगर जेड मर जाता तो ए उकसावे की वजह से गैर इरादतन हत्या का दोषी होता, हत्या का नहीं। अब भले ही जेड मरा नहीं, ए ने धारा 110 के तहत अपराध किया है, यानी गैर इरादतन हत्या का प्रयास। और जाहिर है इस अपराध की सजा हत्या के प्रयास धारा 109 से कम होगी। हाँ, क्योंकि यहां अपराध के पीछे की जो मन की स्थिति है या जो हालात है वो थोड़े कम गंभीर माने जाते हैं। धारा 110 के तहत सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है, लेकिन अगर इस प्रयास में किसी को चोट हर्ट पहुंचती है तो सजा 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। तो ये साफ है कि कानून सिर्फ काम और उसके नतीजे को नहीं देखता, वो अपराध के पीछे का इरादा, ज्ञान, हालात, इन सब बारीकियों के आधार पर सजा तय करता है। बिल्कुल सही। ये कानून के एक तरह से न्यायपूर्ण होने की कोशिश को दिखाता है, जहां हर मामले को उसकी अपनी खास परिस्थितियों में तौला जाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि कानून लापरवाही और इरादे के बीच कैसे फर्क करता है, खासकर जब नतीजा मौत हो। हिट एंड रन में भाग जाने पर सजा का कठोर होना वो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागने का नतीजा है। आत्महत्या के लिए उकसाने में पीड़ित की कमजोरी सजा को कितना बढ़ा सकती है, ये भी हमने देखा। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तैयारी और प्रयास के बीच की वो महीन कानूनी लकीर, उसे हमने उदाहरणों से समझा। और अंत में हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के बीच के अंतर को भी जाना। हाँ, और अगर मैं एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये देखना दिलचस्प है कि कानून कैसे अलग अलग फैक्टर्स जैसे इरादे की सफाई, लापरवाही का लेवल, पीड़ित की हालत, काम का नतीजा, मौत, चोट या अपराधी का भाग जाना, इन सब के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश करता है। ये दंड विधान एक तरह से हमारे समाज के मूल्यों और सुरक्षा की प्राथमिकताओं को दिखाता है। ये संतुलन साधना वाकई एक चुनौती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन कानूनी परिभाषाओं और सजाओं को देखते हुए क्या लगता है कि हमारे समाज में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और लापरवाही के नतीजों के बीच सही संतुलन बन पाया है, या फिर कानून और समाज को इस दिशा में और सोचने की जरूरत है? या एक और पहलू है सोचने के लिए, किसी दुर्घटना के बाद मदद करने या अधिकारियों को बताने की कानूनी मजबूरी तो है, पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म? कानून अपनी जगह है, पर एक समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? बेहतरीन सवाल। इन सवालों पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपराधिक कानून की इन धाराओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय और नए स्रोतों के साथ।